तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो अभी का ये वीडियो रामबाण सीरीज जो हमने लॉन्च किया है सीरीज, उसका पार्ट 2 है। और इस बार अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर जो है विज्ञान का 10th नंबर का चैप्टर, उसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपकी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। और इसको आप एक नोट्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पूरा नोट्स मैंने डिटेल बनाया है और आप सभी के सामने इसको शेयर कर रहे हैं। तो चलिए रामबाण सीरीज पार्ट 2 का आगाज करते हैं इस वीडियो से। तो इसमें हम लोग पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम हम लोग देख लिए थे, वहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और अभी के वीडियो में हम लोग दर्पण देखने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण उस चमकदार तल को कहा जाता है जिससे होकर प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। मतलब प्रकाश की किरण जो है वो फिर उसी माध्यम में वापस जाती है जिससे वह आ रही होती है। आ गया दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार, मुख्यतः अगर बात करें तो दो प्रकार होता है, लेकिन ऐसे तीन प्रकार होता है। ठीक है, पहले अगर बात करें तो समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, आगे परवलयी दर्पण। तो यहाँ तक बात क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर के बारे में। तो वैसा दर्पण जिसका एक तरफ का तल समान होता है, वैसा दर्पण जिसका एक तरफ का तल समान होता है, उसमें 180 डिग्री के कोण बनते हैं, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। एक और पॉलिश की गई कांच की प्लेट को समतल दर्पण कहा जाता है। एक और पॉलिश की गई कांच की प्लेट को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और देखिए, ज़्यादा सवाल आपका बनता है इस तरह से कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग किधर किया जाता है, या आप समतल दर्पण का उपयोग को बताइए। तो समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, जल्दी से देखते हैं हम लोग। तो समतल दर्पण का उपयोग होगा वाहनों में, ठीक है, फिर टॉर्च लाइट में, सोलर कुकर में, चेहरा देखने में वाले में जो आईना यूज करते हैं उसमें, आगे ड्रेसिंग टेबल में, फिर प्रकाश की किरणों के पथ को मोड़ने में, और कैलिडोस्कोप में, आगे टेलीस्कोप में, और सजावटी सामग्री में। तो इतने सारे में हम लोग का समतल दर्पण का उपयोग होता है, वाहनों में, टॉर्च लाइट में, सोलर कुकर में, चेहरा देखने में, ड्रेसिंग टेबल में, और प्रकाश की किरणों के पथ को मोड़ने में, आगे कैलिडोस्कोप में और टेलीस्कोप और सजावटी सामग्री। इतना सारा यूज होता है समतल दर्पण का। नेक्स्ट टॉपिक है कि समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। समतल दर्पण से, तो समतल दर्पण से अगर दर्पण के लंबवत कोई किरण आएगी तो वापस उसी पथ से लौट जाती है, और जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण, क्योंकि मैंने पहले ही आपको परावर्तन के नियम में बता दिया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक समतल दर्पण मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है, एक समतल दर्पण मैंने बनाया है, और यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है, और वहां से कोई किरण गुजर रहा है। ठीक है, एक किरण गुजर रहा है, यहाँ पर किरण आया, और फिर किरण यहाँ जब आया तो इसको अभिलंब बोलेंगे, और यहाँ पर आपतन बिंदु हुआ, और यहाँ से फिर किरण जा रहा है इधर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट का देखिए यहाँ है, और यहाँ से इसका यहाँ बन रहा है, और इसका जो छाया बन रहा है वो डायरेक्ट यहाँ बन रहा है, इधर आके यहाँ से पार हुआ और यहाँ इधर दौड़ा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का मान जितना होगा परावर्तन कोण का मान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो वस्तु हमने यहाँ से लिया था और पूरा यहाँ तक बना है। तो अगर देखिए मतलब परावर्तक जो सतह होता है, कलई सतह या समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होगा उसके पीछे अगर बनेगा तो वो इमेज क्या होगा, काल्पनिक या आभासी। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कल्पना किया गया है। और इमेज देखिए आप, कि वस्तु जितना बड़ा था उतना ही बड़ा हमारा इमेज ये बना है, और क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब। तो बिंब के जितना ही प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण इसी प्रकार होता है। आगे बात करेंगे समतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती। पूछा जा सकता है आपसे कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहला काल्पनिक या आभासी। ठीक है, काल्पनिक या आभासी। आगे है सीधा बनेगा, क्योंकि हम लोग इसको माने थे इसीलिए। आगे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी लगभग बराबर होती है, जितना वस्तु का दूरी उतना प्रतिबिंब का दूरी। आगे है कि दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण से आगे तो बन नहीं रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है। आगे वस्तु जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा, मतलब वस्तु जितना बड़ा है उतना ही प्रतिबिंब बना है। और फिर प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है, मतलब साइड उसका उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब हमने इस प्रकार से इधर बनाया है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जैसे इस तरह से बन सकता है। क्योंकि हम लोग अगर आईना देखिए आप यूज करने वाला, दैनिक यूज में जो आईना यूज करते हैं उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है सीधा, लेकिन वो लगता है देखने में कि उल्टा बन रहा है, पार्श्विक उल्टा। मतलब दायां का बायां बनता है और बायां का दायां बनता है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है, ठीक है, और प्रतिबिंब के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो प्रतिबिंब का बात करें तो किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई या वहां से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे ये हमने समतल दर्पण लिया था और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से ये आ रहा था इसका किरण और यहाँ से फिर लौट के ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पर इमेज का निर्माण होगा, ठीक है, इमेज का, और लगेगा कि ये इधर से आ रहा है ऐसे करके, तो इमेज का निर्माण यहाँ पर हुआ। प्रतिबिंब के अगर प्रकार के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको आभासी इमेज बोलते हैं। अब देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। यह सीरीज है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट सवाल बनेगा और काफ़ी डिटेल तरीके में और अच्छे तरीके से बनाया गया आप सभी के लिए नोट्स, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, और रामबाण सीरीज को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बकायदा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है रामबाण सीरीज 2023 क्लास 10th, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को आपको चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का अगर बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब से प्रकाश की किरणें गुजरती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब से होकर प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है। लगेगा कि प्रतिबिंब की किरण जो है वो उधर से आ रही है पर वहां से आती नहीं है। आगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे गोलीय दर्पण क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का भाग होता है। यह मुख्यतः किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। मतलब एक गोला है, उसमें अगर आधा काट लेंगे तो इधर वाला और इधर वाला क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण, ठीक है। और देखिए जिधर रंगाई किया होता है उसको हम लोग रजतित सतह बोलते हैं। कलई सतह जिधर रंगाई नहीं किया होता उसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। तो परावर्तक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण को दो प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है। परावर्तक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण को दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है अवतल दर्पण जिसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं, और उत्तल दर्पण जिसको अपसारी बोलते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से अवतल दर्पण पहले देखेंगे, तो वह अवतल दर्पण यानी अभिसारी, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर कलई पॉलिश की जाती है। जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसको उसमें ही कलाई किया करते हैं, और जो अंदर धंसा होता है उसमें ये वो परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एक हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग हजामत में यानी दाढ़ी बनाने में, आगे टॉर्च सर्च लाइट यानी डीजे लाइट, और वाहनों की हेडलाइट में। नेक्स्ट है दंत विशेषज्ञ रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने में इसका उपयोग होता है। और अवतल दर्पण क्या करता है, तो छोटे चीज को बड़े दिखाता है, ठीक है। अवतल दर्पण जो है वो छोटे चीज को बड़े दिखाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक सतह क्या होता है, तो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण में धरसे पृष्ठ पर कलई यानी पॉलिश की जाती है। तो देखिए यहाँ से आपको दो इमेज दिख रहा है, इसमें ये हुआ दर्पण, और इधर रंगा हुआ यानी परावर्तक सतह कहाँ होगा, तो इधर होगा, और इसमें परावर्तक सतह बाहर होगा। जबकि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह इधर होता था और इधर होता था, ठीक है। तो ये होता है अंतर उत्तल और अवतल में। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में, तो क्या होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग चालक द्वारा वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है। वाहन में पीछे देखने के लिए, रोड के किनारे प्रकाश को फैलाने वाले बल्ब में, जो रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं उसमें, फिर बड़े शॉपिंग स्टोर में। और ये क्या करता है, तो बड़े वस्तु को छोटा दिखाता है, इसलिए चालक द्वारा पीछे यूज किया जाता है, ठीक है। पीछे देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो अवतल दर्पण जब भी अंतर लिखेंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे उसको, मतलब दो पार्ट होते हैं तो दोनों पार्ट को एक तरफ लिख देंगे अलग अलग, और फिर बीच में एक लाइन पारेंगे उसमें, ठीक है। और अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ सतह, परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक सतह धंसी रहती है, जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है।
फिर अवतल दर्पण में कि यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है अवतल दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। ठीक है, और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी आगे है कि इस दर्पण यानी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बड़ा या छोटा या बराबर होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार या बड़ा, छोटा या बराबर होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से आकार से छोटा बनेगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण से किरण आरेख का बनावट किस प्रकार होता है। गोलीय दर्पण से किरण आरेख का बनावट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गोलीय दर्पण से मुख्यतः परावर्तक पृष्ठ परावर्तन के 4 प्रकार के रूल होते हैं। पहला क्या कि किसी भी दर्पण में यानी अवतल हो या उत्तल हो, उससे मतलब नहीं रखता है, सिर्फ गोलीय दर्पण होना चाहिए। तो किसी भी दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, पूरा कंप्लीट में आपको मिलेगा। तो किसी दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम है यदि कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पर जाए तो किरण का परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। थर्ड है हमारा कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आए तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये हुआ तीसरा। और चौथा नियम कि यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर जाए तो जितना डिग्री का कोण बनाकर गया उतना ही डिग्री का कोण का परावर्तन होगा वहां पर। आगे गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टर्म तो क्या क्या है। सबसे पहला है ए नंबर में वक्रता केंद्र, ठीक है, जिसको कर्वेचर बोलते हैं, कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे सी द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र। सेकंड है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण ये हुआ तो इसमें बीच वाला जो बिंदु होगा वो कहलाएगा ध्रुव। ठीक है, और इसका जो केंद्र होगा यहाँ पर वो कहलाएगा वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का। नेक्स्ट है प्रधान अक्ष क्या होता है। तो देखिए प्रधान अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण यानी ध्रुव, ध्रुव तो यहाँ हुआ और सी यहाँ हुआ, तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा जाएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, ये होता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। नेक्स्ट है फोकस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे उसे उस अक्ष का फोकस कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ दर्पण था, यहाँ से कोई मुख्य अक्ष था और यहाँ से आया इधर। ठीक है, और यहाँ से जिस बिंदु पर काटेगा, इधर से जाके जिस बिंदु पर काटेगा उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, आगे है वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या यानी, ठीक है, यानी सी से पी की दूरी, यानी पी से सी की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, और इसे बड़े आर से दिखाया जाता है। आगे फोकस दूरी। तो ध्रुव तथा फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा फोकस की दूरी यानी पी से बड़े एफ की दूरी को हम लोग छोटा एफ से दिखाते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आगे दर्पण का द्वारक, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर्चर। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, और गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और फिर आपका रामबाण सीरीज का पार्ट 3 वीडियो आएगा। तो इसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारा आपको डिटेल में दिया जाएगा इसी तरह से। तो अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर लीजिए, ताकि सभी को अच्छा एक नोट्स मिले और सभी को ये 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छा नोट्स मिले और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर पार्ट 3 वाले वीडियो में रामबाण सीरीज का, या तो फिर कोई और वीडियो आपको दूंगा मैं। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।